नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। मैं उषा कुमारी। पिछले कई वीडियो में हमने संप्रेषण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि संप्रेषण की परिभाषा क्या है और उन परिभाषाओं को देखने बाद हम ये देखेंगे कि इसके जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिंदु हैं, वो क्या हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है और संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संप्रेषण की परिभाषा क्या है। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव के रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। एंडरसन ने कहा है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को प्रभावित करता है अपने हाव भाव से या किसी अन्य साधन और माध्यम के द्वारा। लिगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। लिगन्स ने भी वही बात कही है कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक लोग सम्मिलित होते हैं और परस्पर भावनाओं और विचारों का विनिमय करते हैं और एक दूसरे के भावनाओं और विचारों को समझते हैं, और दोनों के बीच में जो संदेश देने वाला है और ग्रहण करने वाला है, संदेश के माध्यम से एक समन्वय स्थापित होता है। तीसरी परिभाषा की ओर हम नज़र डालते हैं। ब्रूकर ने कहा है कि संदेश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया संप्रेषण है। जॉन हैरिस कहते हैं समानता स्थापित करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। डेनिस मार्क्वेल के अनुसार संप्रेषण लोगों के बीच में समानता की भावना को बढ़ाता है, लेकिन संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए समानता का होना एक आवश्यक शर्त है। यहाँ एक दूसरी बात सामने उभर करके आती है कि समानता की भावना तो बढ़ाता ही है, लेकिन इस प्रक्रिया को प्रभावशाली रूप से संपन्न होने के लिए दोनों ही चीज़ों का समान होना भी इसकी एक आवश्यक शर्त है। अब ये पांच परिभाषाएं देखने के बाद कुछ चीज़ें तो बहुत ही सामान्य हैं, कॉमन हैं, लेकिन जो इन सब का अध्ययन अगर हम गहराई से करते हैं, गंभीरता से करते हैं, तो जो मुख्य बिंदु उभर करके आते हैं हम उस पर एक दृष्टि डालते हैं। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। इसका लक्ष्य संबंधित पक्ष को सही और समान अर्थ में सूचना प्रेषित करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं से ज्ञान में वृद्धि की जाती है। संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ एवं मनोदशा होती है। ध्यान देने की बात है कि संप्रेषण का जो आधार है वो व्यक्तिगत समझ पर और उसकी व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य होता है, ये तो निश्चित है, ये बहुत ही सामान्य इसकी परिभाषा की बात है। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक तक चलती है। संप्रेषण में शब्द, हाव भाव, संकेत और चिन्हों का प्रयोग होता है। अब हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र डालने से हमें पता चलता है कि गतिशील प्रक्रिया है, एक चक्रीय प्रक्रिया है जो फीडबैक होने तक ये चलती रहती है। अब डिटेल में देखेंगे, विस्तार से देखेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया किस तरह से कार्य करती है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जो संदेश देने वाले एवं प्राप्त करने वाले के बीच निरंतर चलती रहती है। संदेश का प्रेषक भाषा प्रतीकों को संदेश के प्राप्तकर्ता को पहुंचाने के लिए एक माध्यम का चयन करता है। तीसरी बात है, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के बीच संदेश के आदान प्रदान की निरंतर प्रक्रिया आपसी सहयोग से बनती है। संदेश को प्राप्त कर प्राप्तकर्ता उस पर प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया प्रेषक को प्रतिपुष्टि के रूप में यानी फीडबैक के रूप में प्राप्त होती है और फीडबैक के आधार पर प्रेषक संदेश का परिमार्जन या संशोधन करता है, यानी यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसीलिए विद्वानों ने कहा कि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, एक चक्रीय प्रक्रिया है। इसकी प्रक्रिया के लिए ये दो चार यहाँ पर उसका डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये स्रोत, संदेश, प्रेषण
और माध्यम, प्राप्ति और प्रापक, और उसके बाद ये समाप्त होती है प्रापक से निकलने वाली प्रतिपुष्टि जो है, प्रतिक्रिया है अर्थात फीडबैक, वो फिर से स्रोत यानी प्रेषक के पास जाती है। तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ भी आप देखते हैं कि संचारक, संदेश, माध्यम और प्रापक, जितने भी डायग्राम हैं हम उसमें यही चीज़ सामान्य रूप से देख रहे हैं। भेजने वाला एनकोडिंग करता है मैसेज को, फिर उस चैनल से भेजता है, और प्राप्त करने वाला उसको डिकोडिंग करता है और फिर से वो फीडबैक भेजता है। अब इस सारी प्रक्रिया को समझने के बाद हमारे सामने संप्रेषण के कुछ मुख्य तत्व उभर कर आते हैं जो वाकई इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं इसका। वो सबसे पहला है प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा प्राप्तकर्ता एवं पांचवा है प्रतिपुष्टि। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व के बारे में हम जानेंगे कि प्रेषक अथवा स्रोत भी जिसे कहते हैं, यह प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। यह सिर्फ संदेश भेजता ही नहीं, ग्रहण भी करता है। हमने देखा कि प्रेषक जो संदेश भेजता है, अंत में जब प्रक्रिया पूरी तभी मानी जाती है जब वो फिर से जो प्राप्त करता है प्रतिक्रिया के रूप में अपना फीडबैक प्रेषक को भेजता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि प्रेषक जो है यह ऐसा तत्व है जो सिर्फ संदेश भेजता ही नहीं, उसे ग्रहण भी करता है। और दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है संदेश। यह आमतौर पर ऐसी भाषा में होता है कि सभी प्रतिभागी इसे समझ सकें, यानी इसकी तैयारी इस तरह से की जाती है कि जो भी इसके श्रोता समुदाय हैं, जो दर्शक समुदाय हैं, संदेश को समझ सकें, जो भी इसमें प्रतिभागी हैं। माध्यम इसका तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है प्रक्रिया का। इसके द्वारा प्रेषक संदेश को प्रसारित करता है, किसी माध्यम का चुनाव करता है प्रेषक और अपने संदेश को प्रसारित करता है। संप्रेषण प्रक्रिया का जो चौथा महत्वपूर्ण तत्व है वो प्राप्तकर्ता का तत्व है। यह संदेश प्राप्त कर ग्रहण करता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। हमने एक परिभाषा में देखा कि यह व्यक्तिगत समझ और उसकी मनोदशा पर निर्भर करता है। तो यहाँ हम प्रक्रिया में देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण तत्व किस किस तरह से इस प्रक्रिया को संपन्न होने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो प्राप्तकर्ता ऐसा तत्व है जो संदेश प्राप्त कर ग्रहण करता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। प्रतिपुष्टि, यह संदेश के प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया होती है। यह संदेश के प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को बनाए रखने में ये उसके ग्रहण करने की भूमिका होती है और फिर से प्राप्तकर्ता जो है वो प्रेषक को भेजता है अपनी प्रतिपुष्टि। तो फिर प्रेषक उसको ग्रहण करके अपने संदेश को पुनः उसका परिमार्जन करता है या संशोधन करता है, तब जाकर के यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न होती है। ये संप्रेषण की प्रक्रिया थी और उसके महत्वपूर्ण तत्व थे। अब संप्रेषण के प्रकार पर हम एक दृष्टि डालते हैं। संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक अथवा भाषिक, इंग्लिश में जिसे हम वर्बल कहते हैं, और ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। दूसरा जो है वो अशाब्दिक अथवा गैर भाषिक, इंग्लिश में जिसे हम नॉन वर्बल कहते हैं, जैसे शारीरिक भाषा, मुख मुद्रा, दृश्य या अन्य साधनों द्वारा संकेत करना। संप्रेषण के प्रकार का एक डायग्राम यहाँ बनाया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से इस बात को दिखाया गया है। निष्कर्ष निकलता है कि संप्रेषण एक जटिल एवं सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, रुचि एवं ज्ञान के अनुसार अर्जित करता है। यह ध्यान देने की बात है। तो आज इस वीडियो में संप्रेषण की परिभाषा देखा हमने, उसके जो मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं उस पर हमने दृष्टि डाली, उसके जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, किस तरह से संप्रेषण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं वो, और उसके कितने प्रकार होते हैं, और इन सारी बातों का क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आप इस वीडियो का फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।